Example number 2.13. A cube of side B has a charge Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge area at the center of the cube. 2.13 हमको एक क्यूब दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा। और उसके सेंटर में आपका कोई एक पॉइंट P है और उसकी सभी वर्टाइसिस पे हमारा चार्ज एक क्यू रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एटमॉस्फेरिक का एक पॉइंट होगा तो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिलने वाली, ए पॉजिटिव के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलने वाली, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके हो गए 0। ऐसे ए चार्ज के लिए ऐसे मिलेगी, ए चार्ज के लिए ऐसे मिलेगी, तो उसकी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गई 0। ए चार्ज के लिए आपको ऐसे मिलेगी, देन आफ्टर ए वाली मीन्स का ए वाली चार्ज के लिए आपको ऐसे मिलेगी और ए वाली चार्ज के लिए आपको ऐसे मिलेगी, तो वो भी हो गया 0। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट होने वाली है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट होगा। देन आफ्टर आपको दूसरा क्या फाइंड आउट करना कि भाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फाइंड आउट हम कैसे करेंगे भाई, ड्यू टू दी चार्ज पॉइंट चार्ज टू गिवन पॉइंट P का डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, ए वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ए वाला डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं कि पहले हमको ए वाला डिस्टेंस पूरा निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ए कॉर्नर से लेके ए कॉर्नर तक का डिस्टेंस। ठीक है, और ए डिस्टेंस तो हमको दिया हुआ कि भाई दिस इज अ बी, ए बी बी है और ए बी बी है, देन आफ्टर हमको ए निकालना पड़ेगा। तो ए क्या है कि भाई हमारा जो ग्राउंड फ्लोर वाला ए प्लेन है तो उसका वो डायगोनल है। ठीक है, तो ये डायगोनल हमको निकालना पड़ेगा, ए हमको बी दे रखा है, ए बी हमको बी दे रखा है, तो ए हमको क्या मिलेगा, मिलने वाला है कि भाई रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दैट रूट 2b स्क्वायर, सो दैट रूट 2b, तो ए डिस्टेंस हमको मिल गया रूट 2b। ओके, तो आप देखिए कि ए वाला डिस्टेंस हमारा मिल गया रूट 2b, देन पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए वाला डिस्टेंस हमारा रूट 2b और ए वाला डिस्टेंस है हमारा b, तो ए डिस्टेंस हमको क्या मिलने वाला है, देखिए कि भाई उसका स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको मिलेगा, तो रूट 3b स्क्वायर, तो इसका डिस्टेंस हमको मिल गया रूट 3b, बट हमारा डिस्टेंस मीन्स के यहाँ तक का ये मीन्स के उसका हाफ ही हमको फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड बाय आपको 2 कर देना है। ठीक है, तो ये जो आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमको फाइंड आउट हो गया रूट 3b/2। देन पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल किसके थ्रू हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे, ये हमारी सिस्टम है, तो हमारी सिस्टम में टोटल चार्ज कितना अवेलेबल है, 8 चार्ज अवेलेबल है, तो हमको पोटेंशियल भी कितना बार करना पड़ेगा भाई 8 बार, और सभी का पोटेंशियल हमको क्या मिलने वाला है सेम, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम होने वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस, सभी का डिस्टेंस हमको सेम मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, देखिए कि भाई टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 8V डैश और 8 इंटू के क्यू अपॉन आर, दिस इज अ पोटेंशियल का इक्वेशन हमको मिल गया। ओके, तो 8 इंटू के की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज आपको क्या दिया हुआ कि भाई चार्ज आपको क्यू ही दिया हुआ है, तो हम क्यू ही रख देते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, रूट 3/2 इंटू बी, ए बी भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके, देखिए कि भाई ये आपका 2 मिस के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 16 अपॉन रूट 3, मैं के की वैल्यू में नहीं रखता हूँ, तो आपका टर्म क्या आने वाला कि भाई के की टर्म में मिलने वाला है, तो 16 अपॉन रूट 3 इंटू के क्यू अपॉन बी, तो ये आपका आंसर फाइंड हो गया टोटल पोटेंशियल। ख्याल आया? ओके। Exercise number 2.14. Two tiny spheres carrying a charge 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located at 30 cm apart. Find the potential and electric field at the midpoint on the line joining two charges. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक मिड पॉइंट पे एक लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस पे हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ, दिस चार्ज इज अ Q1 एंड दिस चार्ज इज अ Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और एक मिड पॉइंट पे हमें एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो एक Q1 चार्ज हमको कितना दे रखा है 1.5 माइक्रोकूलम, इसका पॉजिटिव, और Q2 चार्ज हमको क्या दे रखा है 2.5 माइक्रोकूलम, वो भी हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई
ये जो हमारा Q1 चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ए से मिलने वाली है E1। देन आफ्टर ए भी हमारा पॉजिटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ए से मिलने वाली है E2। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि भाई E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, नेगेटिव मिलने वाली है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है, चलाया। और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट हैंड डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो आप कोई भी एक डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, कदो आप E2 को भी पॉजिटिव मान सकते हो और E1 को नेगेटिव ले लो। ठीक है, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस हम E2 ही लिखने वाले हैं, बट इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई E1 माइनस E2, चलाया। ओके, ध्यान आप हमको क्या करना है कि भाई ये दोनों की वैल्यू हमको पुट करनी है E1 के लिए। तो E1 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कि भाई पहले तो हम KQ1 अपॉन क्या लिख देते हैं कि भाई सपोज कि आप मान लीजिए कि भाई ये वाला डिस्टेंस हमारा R1 है और यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस हमारा R2 है। तो KQ1 अपॉन हम क्या लिख देते हैं, R1 स्क्वायर। देन आफ्टर माइनस KQ2 अपॉन हम क्या लिख देते हैं, R2 स्क्वायर लिख देते हैं। ओके ओके, देन आफ्टर हम सभी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कि भाई K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻⁶ और R1 की वैल्यू क्या होगी भाई, 30 सेंटीमीटर है, तो R1 हमारा होगा 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 15 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हम कर देते हैं। ओके, माइनस यहाँ पे भी K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, आप चाहे तो उसको कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर में इसका ए वाला भी डिस्टेंस आपका कितना मिलने वाला है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 माइनस 2 का स्क्वायर, जैसे आपको मिलेगा। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी 6 इंटू 10⁻⁶, 6 इंटू 10⁻⁵। देन आफ्टर इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव में आएगी और नेगेटिव में 1 इंटू 10⁻⁶ आती है। तो आपको पहले तो ऑर्डर सेट करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे भाई, 6 इंटू 10⁻⁵ और उसका ऑर्डर भी हमको फाइंड करना है, तो 10⁻⁵। तो 6 माइनस 10, तो 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। आपकी नेट रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिली भाई, माइनस में आ रही है। तो माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ पे मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। क्यों, देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रही है। तो E2 की वैल्यू आपकी मैक्सिमम आएगी, चला है। E2 की वैल्यू आपकी मैक्सिमम आएगी, इसलिए वो कहाँ पे आई, मिसके -4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम आपको मिला। अगर आपको उसकी डायरेक्शन लिखनी है तो उसकी डायरेक्शन आप क्या लिख सकते हो, क्या भाई, उसकी डायरेक्शन आप लिख सकते हो 2.5 Q2 से Q1 की डायरेक्शन, मीन्स कि आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल रही है Q2 से Q1 की। क्या आया, ओके। देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए पॉइंट पे हमको एक पोटेंशियल भी निकालना है, नेट पोटेंशियल हमको निकालना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दी Q1 चार्ज पार्टिकल एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी Q2 चार्ज पार्टिकल। देन पर हमको टोटल पोटेंशियल को ऐड कर देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू हम देख सकते हैं V1 प्लस V2। तो आपका आंसर आएगा KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2। पोटेंशियल आपका मीन्स के कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। सभी के हम वैल्यू रख देते हैं कि 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻² एंड प्लस 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 15 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ओके। और इसका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे सिंप्लीफिकेशन करके, तो 9 इंटू 10⁻⁴ मिलेगा और यहाँ पे मिलने वाला है 15 इंटू 10⁻⁴। तो आपका नेट आंसर मिलेगा 24 इंटू 10⁻⁴। और आप और उसका वैल्यू आएगी भाई वोल्ट में, उसका यूनिट क्या किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। ठीक है, साइंटिफिक वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक है, ये आपको एक पोटेंशियल मिला। ओके, तो बी आप देखिए, बी में क्या दिया हुआ है, एट द पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट
इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड द पासिंग टू द मिड पॉइंट। ओके, तो उसकी मैं यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये आपका Q1 चार्ज पार्टिकल है और ये आपका Q2 चार्ज पार्टिकल है, Q1 एंड Q2, और उसकी भी इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और ए वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका पॉइंट P है। ठीक है, ए भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ए भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इसकी भी वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये वाला डिस्टेंस आपको मिलेगा 15 सेंटीमीटर, ए वाला भी डिस्टेंस आपका मिल जाएगा भाई 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी आपको कि भाई ये पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्शन हो के आपको यही डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हम नाम देखते हैं E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। देन पर Q1 चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है और P भी मीन्स के हमारा पॉजिटिव है, तो उसके कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो ऐसे जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मिल रही है E1। तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी कि भाई ये हमारा 2.5 माइक्रोकूलम मीन्स के माइक्रोकूलम है, ये हमारा 1.5 माइक्रोकूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो हम उसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा कर देते हैं। ऐसे हमने उसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा कर दिया और इसकी लेंथ हमने थोड़ा कम कर दिया। देन पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैराग्राफ लॉ से हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई ए वाला वेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और ए वाला वेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो उसकी रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ पे मिलेगी कि भाई यहाँ से ऐसे जाएगी, रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे मिलती है। ओके, दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ख्याल आया आपको? तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ए वाला एंगल हमने सपोज के मान लिया था कि भाई 30 एंगल इज थीटा, तो ए पी हमारा एंगल क्या होगा, थीटा एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 2 थीटा एंगल होगा। इन दोनों के बीच का एंगल हमारा होगा 2 थीटा एंगल। ख्याल आया? ओके, देन आफ्टर ए E1 यहाँ पे जा रहा है और E1 का मुझे 2 कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो E1 का हम कैसे 2 कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि ए हमारा है इसका एक वर्टिकल और ए है हमारा एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है ना, तो ए एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे भाई E1 cos थीटा, और ए एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे E1 sin थीटा एलिमेंट बोलेंगे। और वैसे यहाँ पे E2 यहाँ पे है ए कंपोनेंट और ए दूसरा ए कंपोनेंट, ए बी एंगल हमारा कितना है थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं E2 cos थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं E1 sin थीटा लिख सकते हैं। ओके, सॉरी E2 sin थीटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं E2 sin थीटा। तो इससे हमने ये मैं यहाँ पे कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं भाई कि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए कि ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये वाला भी डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूँ। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। तो 15 का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 15 का आप स्क्वायर करेंगे और आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा √325 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, आपको ऐसा यहाँ पे आंसर मिला √325। ये जो आपका आंसर मिला वो सेंटीमीटर में मिला, बट आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 10⁻⁻2 लगाना पड़ेगा। ओके, देन अपन हम क्या कर देते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी Q1 चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी Q2 चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो Q1 चार्ज पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हम लिख देते हैं, तो E1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन क्या आएगा R1 का स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर और ये R2 का स्क्वायर बनने के कितना आएगा भाई सेम ही होने वाला है। तो K की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁻9 और Q1 की वैल्यू हमको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻6, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई √325 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे कि भाई 9 इंटू 1.5 आपको करना है, 9 इंटू 1.5 और यहाँ पे √325 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। आप उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसका आंसर आपको मिलने वाला है 4.15 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो इसकी आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने यूनिट लिख दिया वोल्ट पर मीटर। आप मीटर पर कूलम भी लिख सकते हो। ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 चार्ज पार्टिकल्स की फाइंड आउट करनी है। दोनों की डिफरेंट आएगी ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपको डिफरेंट दे रखा है। ओके।
तो KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर, बट R1 और R2 इज बोथ आर सेम, 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई रूट 325 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। उसका आप सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर हमको मिलने वाला है कि भाई 6.92 इंटू 10⁵ वॉल्ट पर मीटर। इसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिली और इसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको मीन्स के ए 5 है, ऑर्डर 6 नहीं है बट 5, और यहाँ पे भी आपका ऑर्डर है 5। ओके, तेरह पर हमको क्या फाइंड आउट करना कि भाई उसकी डायरेक्शन के रिलेटेड हमको फाइंड आउट करना, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई फाइंड आउट करना है। तो आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास दो टाइप का मीन्स के इक्वेशन अवेलेबल है, पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है, E1 E2 साइन थीटा वाली और E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो मुझे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, वो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है वो हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये एंगल हमारी थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, भाई कोस थीटा भी आप ले सकते हो, साइन थीटा भी ले सकते हो, टेन थीटा भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे टेन थीटा ले लूँगा क्योंकि यहाँ पे 15 और 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। चलाया तो टेन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/10, तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी 1.5, तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू 56.3 डिग्री। तो 2 थीटा हमको क्या मिल सकता है, 2 थीटा आपको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है 112.6 डिग्री। ओके, तो ये 2 थीटा की आपको वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, तो मैं यहाँ पे एक रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ। रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, E1 + E2 आप लिख सकते हो। ओके, तो पहले तो आपका मिसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सभी को आपको ऐड कर देना है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा कि भाई E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैं पहले ये लिख देता हूँ कि भाई E1 + E2 आई कैप्ट, ठीक है। ये हमारा कैसा है, इसका एक्स एक्सिस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई कैप लिख दिया। देन आफ्टर E1 + E2, आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, E1x E2x E1y E2y, और यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, जे कैप आएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे अवेलेबल है। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन पे अपोजिट है, तो E1 की मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और E2 की लेफ्ट हैंड डायरेक्शन है, इसलिए उसको मानना पड़ेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे उसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ, E1x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E1 sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा E1 sin थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा -E2 sin थीटा, दिस इज आई कैप, प्लस यहाँ पे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दिस इज जे कैप। ध्यान पर हमको सभी की क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। हमने आगे जो फाइंड आउट करी थी हमारा E1 और E2 की वैल्यू वो हमको यहाँ पे रख देना है। तो E1 की वैल्यू हमको मिली थी 4.15 इंटू 10⁵ एंड साइन थीटा, तो साइन इसका आपको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी साइन थीटा अवेलेबल है, यहाँ पे भी साइन थीटा अवेलेबल है, तो आपको साइन थीटा कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और यहाँ पे माइनस, और E2 की वैल्यू 6.92 इंटू 10⁵, और कॉमन लेके आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई साइन थीटा, तो थीटा आपको यहाँ पे इतना लेना पड़ेगा 56.3 डिग्री, और ये है आई कैप, और प्लस E1 आपको मिला 4.15 इंटू 10⁵ प्लस E2 6.92 इंटू 10⁵, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा cos 56.3 डिग्री एंड जे कैप। ओके, तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा कि भाई नेचुरल साइन और नेचुरल कॉस की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले इसका हम सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई 4.15 - 6.92, तो उसका आंसर हमको मिलता है -2.75 इंटू 10⁵, और साइन 56.3 डिग्री का हमको आंसर मिलेगा, वो मिलता है 0.832 आई कैप। ओके, देन आफ्टर हम उसका भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो 4.15 + 6.92, उसका आंसर हमको मिलेगा 11.05, और cos 56.3 डिग्री का हमको आंसर मिलता है इंटू 0.5548 जे कैप। दिस इज अ नेट रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2.288 इंटू 10⁵ आई कैप, एंड प्लस
उसका हमको मिलेगा 6.131 इंटू 10⁵ चेक है। तो हमको ये तो हमको किसके टर्म में मिलता है भाई, एक वेक्टर के टर्म में मिलता है, बट हमको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, √x² + y² कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेट रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मोड ऑफ हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, √x एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर और y एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 2.288 का हम क्या लिखने वाले हैं, उसका हम लिखने वाले हैं भाई एक स्क्वायर, देन आफ्टर यहाँ पे 6.131 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 10⁵ और 10⁵ को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, चला है, क्योंकि आप उसको रूट में लिखोगे और उसका स्क्वायर करोगे, देन आप वापस आपका रूट में उसका निकालोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा 10⁵ मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ओके, तो आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाली है 6.64 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई उसकी डायरेक्शन भी आपको निकालनी है, कि भाई आप कैसे डायरेक्शन उसकी निकालेंगे। देखिए कि आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बन रही है वो ऐसी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, तो ए वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है आपको, तो आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, इसके यहाँ पे आप अल्फा एंगल सिलेक्ट कर सकते हो, चला है आपको, वरना आप ऐसे भी यहाँ पे अल्फा एंगल आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे आपको यहाँ पे tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या लेना है कि भाई वर्टिकल एलिमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, ऐसे आपको उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो हम पहले उसकी डायरेक्शन निकाल देते हैं कि हमारा इक्वेशन यहाँ पे अवेलेबल है, tan अल्फा इज इक्वल टू EY अपॉन EX, मीन्स के वर्टिकल एलिमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। तो ये आप कौन सी रेफरेंस में आप निकाल रहे हो, EY वर्टिकल अपॉन EX, ये हमारा मीन्स के एक्स एक्सिस के रेफरेंस में हमको मिलने वाला है। तो EY एलिमेंट हमारा था 6.131 अपॉन -2.288, ठीक है। तो उसका आंसर हमको मिलेगा -2.680 और उसके हम वैल्यू निकालेंगे अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू हमारी मिलती है -69.5 डिग्री, चला है। तो उसका जो रिजल्टिंग हमको मिलेगा वो कैसे मिलेगा कि भाई देखिए, ये हमारा इसके बी पॉइंट था, ये हमारा ए पॉइंट था, तो बी टू ए से वाला पॉइंट, बी से ए टू वाला पॉइंट मीन्स के ऐसे आपको यहाँ पे अल्फा एंगल आपको मिलने वाला है, चला है। तो ऐसे आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। ओके ओके, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, देन आफ्टर हमको निकालना है उसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जैसे हमने आगे फाइंड आउट किया था ऐसे हमको फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पे हमको एक Q1 चार्ज पार्टिकल्स दे रखा है और हमारा पॉइंट P यहाँ पे है, तो इसकी इसका डिस्टेंस मीन्स के R1। तो R1 हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया वही डिस्टेंस आपका हमारा यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दी Q1 चार्ज पार्टिकल्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी Q2 चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो आपका यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल आपका टोटल पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और V1 के लिए आप इसका इक्वेशन बनेगा KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2। तो दोनों में से क्या कॉमन निकलने वाला है, K, तो मैं यहाँ पे K को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ध्यान आपने यहाँ पे क्या रहेगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। ओके, तो मैं K की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁻6, और उसकी इसका डिस्टेंस √325 इंटू 10⁻⁻2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा आ रहा था ये ओनली पर सेंटीमीटर में था, ठीक है। बट उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 लगाना पड़ेगा। एंड प्लस Q2 चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू हमको दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन √325 इंटू 10⁻2। ओके, देन आफ्टर हम इसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट होगा। और टोटल हमारा पोटेंशियल मिल रहा है 2 इंटू 10⁵ वोल्ट, 2 इंटू 10⁵ वोल्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2.15, a spherical conducting shell of inner radius is R1 and outer radius is R2। तो मैं यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ कि स्फेरिकल सेल की। देखिए कि भाई उसकी जो इनर सरफेस है, तो इनर सरफेस की आपको रेडियस दे रखी है R1 और आउटर सरफेस की रेडियस दे रखी है आपको R2।
और उसका चार्ज आपको दे रखा है कि भाई कैपिटल क्यू चार्ज आपको दे रखा है। देन पर आपको ए क्या दे रखा है, चार्ज क्यू इज इन प्लेस द सेंटर ऑफ द सेल, आपको क्यू चार्ज यहाँ पे आपको पुट करना है। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन होके यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा ऐसे। चला या ओके। देन आफ्टर एक क्यू चार्ज पार्टिकल्स आपने सेंटर में रखा हुआ है तो आपका टोटल चार्ज आउटर सरफेस में आपको क्या मिलेगा, एक क्यू प्लस क्यू, ठीक है। देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना कि भाई इनर सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन हमको क्या मिलता है, भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन था चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पे स्फीयर का एरिया क्या मिलेगा 4πr²। तो हमारा इनर सरफेस के लिए हमारा चार्ज कितना है, वो स्मॉल क्यू है और वो भी है हमारा नेगेटिव, तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू -q अपॉन सरफेस का स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। मैं यहाँ पे लिखूंगा 4πr1 का स्क्वायर। ये डेंसिटी हमको कहाँ पे मिली, इनर सरफेस के लिए। वैसे हमको आउटर सरफेस के लिए फाइंड आउट करना है, तो आउटर सरफेस का टोटल चार्ज ऑफ आउटर सरफेस, पहले हमारा मिस के टोटल चार्ज उसका था Q, पर ध्यान आफ्टर हमने जैसे Q चार्ज पार्टिकल्स को हमके सेंटर में पुट किया तो ऐसे यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, तो उसका टोटल चार्ज होगा Q + Q, ठीक है। तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन हमको मिलेगा कि भाई टोटल चार्ज Q + Q और उसका एरिया आएगा 4πr²। तो ये हमारी आउटर सरफेस के लिए हमारा फाइंड आउट हुआ, आउटर सरफेस। ओके, ये हमारा ए ऑप्शन इज क्लियर। देन आप बी देखिए, is the electric field inside the cavity with no charge 0 even the cell is not spherical but has the irregular shape। ओके, irregular shape हम ड्रॉ करते हैं कि भाई ऐसे हमारा irregular shape अवेलेबल है और उसकी इनसाइड हमने ऐसी यहाँ पे एक केविटी रखी हुई है, तो हमारा चार्ज मीन्स के आउटर सरफेस में क्या होगा भाई, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ध्यान आफ्टर हम पॉइंट कहाँ पे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, भाई यहाँ पे हमने पॉइंट सिलेक्ट किया x और यहाँ पे हमने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया y। तो आप देख सकते हो कि भाई x पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलने वाली है 0 और y पॉइंट में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Ex = Ey = 0, क्योंकि यहाँ पे सभी सारा चार्ज कहाँ पे है कि भाई हमारा जो शेप है उसकी आउटर सरफेस में है, तो इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मिलेगी 0। चल है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कैविटी आपको क्या मिलती है, 0 मिलती है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ऐसे हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर कर लिया। ये डैश वाली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं भाई गॉसियन सरफेस। ऐसे हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर कर लिया। गॉसियन सरफेस हमारी होती है सिमेट्रिकल, उसका आप एरिया इजीली निकाल सकते हो। तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी तो ओपी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमको मिल रही थी, 0 मिल रही थी, ठीक है। Hence the electric field inside the cavity is 0 even through the shape of the cell is not spherical। अगर इवन irregular shape होगा तो भी उसके इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। ऐसे हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। Exercise number 2.16, show that normal component of the electrostatic field has a discontinue from one side of the charge surface to another। और उसका आपको रिजल्टिंग आपको ऐसे निकालना है कि भाई E2 - E1 into n cap is equals to sigma upon epsilon naught, where n cap is the unit vector is a normal to the surface at the point and a sigma is the surface charge density at that point। ओके, हेंस द शो द जस्ट आउटसाइड कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आउटसाइड कंडक्टर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एसी में प्लेट ड्रॉ कर देता हूँ। एसी मैंने यहाँ पे एक प्लेट ड्रॉ कर दिया और प्लेट पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ओके। और यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया, ऐसा एक स्मॉल एरिया हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे आपकी गॉसियन सरफेस कैसे होगी कि भाई ऐसी आपकी एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस होगी, ए वाला एरिया भी आपका सेम रहेगा, ए वाला एरिया भी आपका सेम रहेगा। अब मान लीजिए कि भाई दिस एरिया इज एस, तो दिस इज ऑल्सो एस, और ए भी आपका इसका एसी एरिया रहने वाला है। तो यहाँ पे आपकी गॉसियन सरफेस कितनी मिल रही है, दिस इज अ 1, दिस इज अ 2 एंड दिस इज अ 3।
और यहाँ पे आपको हिंट में भी दिया हुआ है कि भाई ए ऑप्शन है, आपको एक गॉस लॉ का यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे चार्ज आपका एक इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो सरफेस का डेंसिटी का आप यूज़ करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया एस। ओके, तो चार्ज आपका कितना फाइंड आउट होगा, सिग्मा इंटू एस फाइंड आउट होगा। देन आफ्टर गॉस लॉ इसके क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डेल्टा एस। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना टाइम होगा, 3 टाइम फर्स्ट केस के लिए ई इंटू डेल्टा एस। देन आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड केस के लिए ई इंटू डेल्टा एस। देन आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड केस के लिए ई इंटू डेल्टा एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ए सी यहाँ पर मिलने वाली है और एरिया वेक्टर भी आपका यहाँ पे ऐसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स फाइंड आउट होगा, यहाँ पे भी आपका फ्लक्स फाइंड आउट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एसी मिलेगी और एरिया वेक्टर भी ऐसे। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। तो केस नंबर 3 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एस ई। ओके, देन आपका उसका एरिया कितना आपको दे रखा है एस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा ई इंटू एस। देन आपका यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगा ई इंटू एस। ओके, तो यहाँ पे आपका क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या ले रहा तो देखिए कि भाई ए वाला जो इनसाइड और ए आपका पॉइंट में इसके आउटसाइड, वन साइड और एक सेकेंड साइड। तो वन साइड के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा E1 और सेकेंड साइड के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा E2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ E1 और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ E2 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या फाइंड आउट हुआ, E1 प्लस E2 इंटू एस फाइंड आउट होगा। और आपका गॉस थ्योरम का इक्वेशन क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू डेल्टा एस के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इंटू एस और समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, यहाँ पे एन एप्सिलॉन नॉट। तो एस एस इज कैंसल, सो दैट E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आप डायरेक्शन देखते हो कि भाई हमको यहाँ पे एन कैप लगाना है। एन कैप क्या होता है, इज ए यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन मिला वो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड निकालता है, बट हमको एक डायरेक्शन निकालना है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन कैप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एन कैप ए पॉजिटिव है तो ए साइड वाला आपका एन कैप क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलने वाला है। तो E2 के लिए आपको नेगेटिव लिखना है और E1 के लिए आपको एक पॉजिटिव लिखना है। चला या ओके, तो वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपका इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, A2 माइनस E1 दिया हुआ है, तो आप उसको नेगेटिव कर लो और उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आप कोई भी को ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे मैं एन कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हमको यहाँ पे इक्वेशन मिला। ध्यान आपने मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई आपको एक वन साइड के लिए फाइंड आउट करना है, ओनली फॉर वन साइड के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो ओनली फॉर वन साइड के लिए फाइंड आउट करना है कि भाई दूसरी साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, दूसरी साइड के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है 0। देखिए कि भाई ऐसे कोई एक स्फेरिकल सेल अवेलेबल है और यहाँ पे एक पॉइंट अवेलेबल है, ऐसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीन्स के और यहाँ पे तो आपका चार्ज मीन्स का आउटर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ए वाली सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा, बट ए वाली सरफेस के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसको हमने E2 मान लिया और इसको हमने E1 मान लिया, तो E1 इज इक्वल टू हम फाइंड आउट करेंगे भाई 0। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो E1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलने वाली है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी E इज इक्वल टू सिग्मा एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट और उसकी डायरेक्शन कितनी आएगी पर नॉर्मल ऑन दी सरफेस। तो आपका इसके सेकेंड वाला इक्वेशन भी फाइंड आउट हो गया, सिग्मा इंटू एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चला है, ऐसे स्फेरिकल सेल के लिए ऐसा आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देखिए नेक्स्ट बी आपको क्या दिया हुआ है, शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूस फ्रॉम द वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस टू अनदर। ओके, तो मैं इसकी मैं यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखिए कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक सॉलिड चार्ज डेंसिटी वाला कोई एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे हमारा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगी। तो उसका 2 कंपोनेंट आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ए वाला कंपोनेंट हमारा क्या होगा पर टेंजेंशियल कंपोनेंट और ए वाला कंपोनेंट है हमारा एक नॉर्मल कंपोनेंट है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, एक लाइन इंटीग्रल ई इंटू डेल्टा एल
इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डेल्टा ए, ये हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रल हम बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ई इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, डेल्टा वी मीन्स के डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल और ए पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हमको क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू आपको मिला जीरो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एवरी पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। इसलिए आपको यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स Q1 को यहाँ पे ले जाने के लिए कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। इसलिए हम क्या बता सकते हैं कि भाई शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंटिन्यूअस। इसलिए हमारा ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कैसा है भाई, कंटिन्यूस है। आप ऐसे भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंशियल कंपोनेंट, और यहाँ से ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सभी के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या मिलने वाला है भाई, सेम मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है।